दर्शकों नमस्कार। देवांशी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे शिक्षा से कामयाबी की ओर बढ़ती महिला विषय पर। इसमें बात होगी उस परिवर्तन की जो शिक्षा ने महिलाओं के जीवन में लाया है। जो महिलाएं पहले सिर्फ सपने देखती थीं, आज दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। शिक्षा के क्षेत्र से ही आज स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारी मेहमान। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रशिमा राणा की, जो कि पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस टूटू की प्रधानाचार्य हैं। डॉक्टर रशिमा राणा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मोनिका जी, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी इन द स्टूडियो। जी, हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। कहते हैं शिक्षा जो है वो दीपक है जो आपको उजाला तो देता ही है, बल्कि आपकी सोच में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। तो ये जो शिक्षा है, आपको क्या लगता है कि किसी समाज की या किसी गांव की सोच को परिवर्तित करने में कितनी अहम भूमिका अदा करती है? देखिए मोनिका जी, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जी, या एक ऐसा आप साधन बोल सकते हैं जो कि एक जानवर को जब हम शिक्षित कर सकते हैं, एक जानवर से हम मनचाही चीज़ें करवा सकते हैं, तो इंसान की ज़िंदगी में तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंसान बिना शिक्षा के इंसान जानवर के और वो बराबर हैं। जी। तो शिक्षा के बिना तो किसी भी समाज में कोई भी अगर विकास की बात करें, उन्नति की बात करें, विचारों में चेंजेस लाने की बात करें, शिक्षा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो एक शिक्षा की एक ऐसी चीज़ है जो पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरे विश्व का परिवर्तन उसमें ला सकती है शिक्षा के द्वारा। कहते हैं कि शिक्षक वो दिया है जो खुद जलकर पूरे समाज को रोशन करता है। आपने भी शिक्षा के क्षेत्र को ही चुना, वजह क्या थी कि इसी फील्ड में आपने आना चाहा? देखिए, सबसे पहली वजह थी मेरी माता जी, है ना। मेरी माता जी कभी उन्होंने स्कूल नहीं देखा था जी। कोई शिक्षा उन्होंने ग्रहण नहीं की थी। सेम मेरे पिताजी भी। तो लेकिन उनकी जो सोच थी और वो जो समाज को अनपढ़ होते हुए भी जो शिक्षा देती थी, तो मुझे शुरू से लगता था कि इनके विचारों को, इनकी सोच को, इतना साल पहले वो इतना एडवांस सोचती थी, तो मुझे लगता था कि मैं इनकी और उनकी जीन्स जो मेरे में थी और उनकी जो सोच थी, तो मुझे लगता था कि मैं कितने लोगों तक ये इस सोच को पहुंचा सकती हूँ। और उसका ज़रिए ये था कि मैं एक शिक्षिका बनूं और बेटियों के, स्पेशली गर्ल्स के बारे में। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो गाँव है जहाँ से मैं निकल के आई थी, उस वक्त लड़कियों को 10वीं कक्षा के बाद नहीं पढ़ाया जाता था, रिश्ते आने शुरू हो जाते थे, शादी की बात शुरू होती थी। लेकिन मेरी माताजी कहती थी, मैं मम्मी कहती थी उनको, तो मम्मी कहते थे कि जब तक मेरा बच्चा पढ़ना चाहेगा, जब तक कि इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगी, अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी, तब तक कोई इसकी शादी की बात नहीं करेगा। क्या बात है। तो मैं सारा श्रेय अपना जो मैं आज हूँ या जो कर पाती हूँ, और मैं एट द बैक ऑफ माई माइंड में हमेशा मेरी माँ हमेशा चलती हैं जी। जो उनका बर्ताव था, जो उनका संस्कार थे, जो उनकी वैल्यू थी शिक्षा को लेकर। जी। क्योंकि शिक्षा को लेकर उनका यह था कि जब तक कि अपने स्वावलंबी मतलब बनाना, वो शब्द उनके वो दिमाग में था, उनको वे शब्द नहीं आते थे इतने बड़े बड़े, इतनी सिंपल टर्न थी, लेकिन वो शिक्षा के ऊपर उनका बहुत जोर था। जी, आपने कहा कि आप एक छोटे से गांव से संबंध रखती हैं, तो कहाँ से संबंध रखती हैं? मेरा जो पेरेंटल गांव है ये है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के जो लंबरी गांव है, तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था और वहीं से मेरी मैट्रिक तक मेरी वहीं से ही। जी, लिटरेसी रेट वैसे भी हमीरपुर का बहुत अच्छा है। हाँ, और वीरों की भूमि तो कहा ही जाता है। जी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी नाम कमा चुका है हमारा हमीरपुर। आपने लिटरेसी की बात की कि आपकी माता ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया, पढ़ाई की बात की। माता के अलावा परिवार में और भी कोई सदस्य था? क्योंकि माँ तो दिल के बेहद करीब होती है, बिन कहे बच्चों के हृदय की बात जान जाती हैं। कारण अगेन बिकॉज मेरे पिताजी, मेरे जो डैडी, अगेन ही वाज नॉट, उन्होंने स्कूल में ज़्यादा 2-3 क्लासेस के आगे उन्होंने भी नहीं पढ़ा था। ही वाज द ओनली सन, तो उन्होंने अपना बिजनेस अपना बहुत अर्ली एज से उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन उन दोनों की सोच ये थी कि बच्चे पढ़ लिख के समाज में अच्छे नागरिक उन्होंने बनाने हैं। तो उसके लिए मेरे जो सबसे बड़े ब्रदर हैं, भैया हैं, जो कि रिटायर हुए हैं प्रो वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांगड़ा से, तो वो हमें एक तो एज गैप भी काफ़ी था, तो हम जब उनको देखते थे कि वो पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में है, फिर वो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में थे हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में, तो वो एक हमारे लिए दीपक की तरह उन्होंने काम किया है कि भाई ने ऐसा कर लिया, और भाई ने करा माँ बाप की वजह से, क्योंकि उनकी सोच ऐसी थी। और बेटी मैं पहली थी जो मैट्रिक के बाद बाहर आके
पढ़ना था, निकलना था गांव से बाहर, जी तो वो मेरी माँ का तो हमेशा साथ था ही। वो जी। मुझे कागजी कीड़ा बोलते थे, मेरे बच्चे कागजी कीड़े हैं। जी। तो आपका हमीरपुर से लेकर यहाँ शिमला में अब आप कार्य कर रही हैं, प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं आप। जी। तो काफ़ी चुनौतियाँ इस दौरान आपके समक्ष आई होगी एक महिला के तौर पर, तो वो स्ट्रगल की जो भी रहा आपका, वो आप साझा करना चाहेंगी? ऑफ कोर्स स्ट्रगल सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में ही, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि मैं गांव से निकल कर आई हूँ, तो गांव में तो आपको मालूम है कि हमारा उस टाइम की, अब तो शिक्षा में बहुत ज़्यादा, हम खुद देख रही हूँ शिक्षा में, मैं एज अ प्रिंसिपल देख रही हूँ कि इतना सारा चेंजेस हैं, सुधार है, बहुत कुछ है। जब मैंने मैट्रिकुलेशन करी तो उस टाइम तो हमारा इंग्लिश विषय भी पहाड़ी भाषा में पढ़ाया जाता था। चलो बच्चा आज फलाना चैप्टर है ना, आई एम श्योर मैं थोड़ा यूज़ कर रही हूँ, यू डोंट माइंड इट। पहाड़ी में तो थोड़ा सा वो बोलते थे। तो और मेरी जो एडमिशन है, अगेन थैंक्स गोज़ टू माय बिग ब्रदर जो यहाँ पे कार्यरत थे, तो वो शिमला लेकर आए, बिकॉज 10th में मेरे पढ़ाई में शुरू से ही अच्छा हाथ था, आई वॉज टॉपर थ्रू आउट। तो 10th में भी आई वॉज इन मेरिट, पूरा अपना जो ब्लॉक था हमारा सुजानपुर ब्लॉक में, उसमें मैंने टॉप किया था, मेरिट में थी। तो भैया ने बोला कि इनको शिमला में पढ़ाना है, क्योंकि ऑप्शन थी या तो हमीरपुर में कॉलेज में एडमिशन लेते, तो उसके लिए सेंट बीट्स कॉलेज चुना गया मेरे लिए। और सेंट बीट्स कॉलेज में जब मेरी एडमिशन हुई तो वहाँ पे बिल्कुल दिन रात का अंतर था। वहाँ पे वो स्लैंग, वो नन्स का पढ़ाना, सिस्टर्स का पढ़ाना, और हम आए हैं पहाड़ी मीडियम से सीधा इंग्लिश मीडियम में। तो मैंने तो जब तक पढ़ाया है अपने बच्चों को भी, बायोलॉजी पढ़ाई है मैंने, 22 ईयर्स आई टॉट बायोलॉजी। तो मैं बच्चों को हमेशा सबसे पहले ये कहती थी, बेटा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम तो सीधा पहाड़ी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए हैं, आप लोग तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश में आ रहे हैं। जी। तो जब कुछ एक क्लासेस में, शुरू में क्लासेस में बैठना, बिल्कुल लास्ट का कोना पकड़ना कि मैम को दिख ना जाए, क्वेश्चन ना पूछ लें, क्योंकि बोलने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। हिंदी थोड़ी बहुत बोल भी लेते थे, बिकॉज नन्स सिस्टर्स पढ़ाती थी उस टाइम। तो आई हैड टू रिप्लाई इन इंग्लिश, तो बड़ा छुप के, तो पूरा 1 साल अंडरग्राउंड घर जाकर रात को बैठकर जोर जोर से इंग्लिश में आई यूज टू प्रैक्टिस, कि सो दैट अगर नज़र पड़ गई मैम की एंड आई हैव टू रिप्लाई, तो इंग्लिश में जवाब दे सकें। तो इट वॉज लॉट्स ऑफ स्ट्रगल इन दैट सेंस, बिकॉज बेस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल, थैंक्स टू माई टीचर्स कि बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग था, पर ये स्ट्रगल तो रहा। शायद इसी वजह से जो नई शिक्षा नीति है, इसमें जो बोली है आपकी, स्थानीय बोली है, उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। बिल्कुल, आई डू अप्रिशिएट दैट। जी, वो बहुत अच्छी पहल है। आपने कौन से ईयर में ये जो आपका टूटू स्कूल है इसे ज्वाइन किया, और पीएम श्री, ये शब्द बड़ा नया सा लग रहा है, ये क्यों जोड़ा गया, इसके साथ क्या महत्व है इसका? जी मोनिका जी, मेरी एज प्रधानाचार्य, एज प्रिंसिपल, मैंने 2021 नवंबर में टूटू स्कूल में ज्वाइन किया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टूटू। तो उससे पहले मैंने, जैसे आपको कहा, प्रवक्ता के रूप में मैंने पहले एज लेक्चरर भी यहाँ पे सेवाएं दे चुकी थी। और जब मैंने टूटू स्कूल में ज्वाइन किया तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे लगी, वो एक तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, इट वॉज इन बैड शेप। और चाहे वो क्लासरूम्स की बात हो, विंडोज़ पेन्स वर ब्रोकन, एंड देन ग्राउंड की पैथेटिक कंडीशन थी। तो फ्रॉम द सेकेंड डे इटसेल्फ आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। और जितने फंड्स अवेलेबल थे, वी हैड लॉट्स ऑफ फंड्स जो कि यूज़ नहीं हुए थे, तो विद द हेल्प ऑफ माय हायर अथॉरिटीज़, चाहे डिप्टी डायरेक्टर सर हों, डायरेक्टर सर हों, उनसे परमिशन ले लेकर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पहले काम करना शुरू किया। और 2-3 महीनों में वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था प्रेजेंटेबल हो गया। उसके बाद मुझे लगता था कि कितने फंड्स लाए जाएं इस स्कूल को, कि ये स्कूल एट पार विद अदर वेरी गुड स्कूल्स, वी हैव वेरी गुड स्कूल्स इन शिमला, चाहे आप पोर्टमोर की बात करें, छोटा शिमला, लाल पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाइज, दे आर वेरी गुड, मतलब प्राइवेट स्कूल को टक्कर देने वाले स्कूल्स हैं। तो मैंने सोचा एकदम से तो नहीं होगा, पर वाई नॉट दिस स्कूल ऑल्सो, ये भी पीछे क्यों रहे। तो हमने इसके लिए काम करना शुरू किया। और आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब हमारे 2023 में नेचुरल डिज़ास्टर था, शिमला में स्कूल्स बंद थे, रोड्स क्लोज थे, उस टाइम हमारे एसपीडी ऑफिस से, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे समग्र शिक्षा के और डाइट से हमें एक सर्कुलर आता है जिसमें कहते हैं कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरी फैसिलिटीज़ जो आप लोग बच्चों को दे रहे हैं उसके बारे में डिटेल दीजिए, एंड उसके बेंचमार्क में अगर हम आते हैं तो सेंटर से, दिल्ली से, यू विल बी सिलेक्टेड एज अ
in the PMC schools. PMC schools हैं प्रधानमंत्री schools for rising India. That is a concept of our honorable Prime Minister श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी का, जो ये चाहते हैं कि जो existing schools हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनको किस तरह से इनकी क्वालिटी में कैसे इंक्रीज लाया जाए जी। तो हमने वो सारा काम किया घर से बैठ के. आई डिड द जॉब, बट बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर वाज ब्रॉट टू दैट लेवल, ला चुके थे, चाहे वो टॉयलेट्स की बात हो, बच्चियों की टॉयलेट्स की बात हो, चाहे वो आपके स्मार्ट रूम्स की बात हो, चाहे वो आपके प्लेग्राउंड की बात हो, तो वो एक आधारभूत ढांचा तैयार कर लिया था. और 2023 में हमने ये भरा और 2024 मार्च में हमें ये फल मिला. एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि शिमला के जितने PMC स्कूल्स सेलेक्ट हुए हैं उनमें शिमला रूरल का, अर्बन लिमिट्स का हमारा स्कूल ही सिर्फ इकलौता PMC स्कूल है जी. सो आई फील सो हैप्पी फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द गर्ल्स. उनके लिए मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ एंड आई एम स्टिल डूइंग इट, उनकी फैसिलिटी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि अब मुझे एक स्ट्रॉन्ग सहारा जो मिला है वो PMC की तरफ से मिला है, जिससे हम क्वालिटी एनहांसमेंट कर सकते हैं स्कूल की. आपने कहा कि कोरोना काल में बहुत कुछ नया किया आपने. नॉट कोरोना काल, जो हमारा डिजास्टर हुआ था, ये डिजास्टर. हाँ, कोरोना काल में भी हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लगनी शुरू हो चुकी थी मैक्सिमम स्कूल्स में. और अगर हम बच्चों की बात की जाए तो उनकी शिक्षा में किसी भी तरह का व्यवधान ना पड़े, इसकी पूरी कोशिश की गई. तो स्मार्ट क्लासेस जो हैं उन्होंने कितनी अहम भूमिका निभाई. आपके स्कूल में कितनी स्मार्ट क्लासेस हैं और बच्चों की, खासकर छात्राओं की बात हम कर रहे हैं, उनकी सोच में कितना परिवर्तन आया और वो कितना एंजॉय कर रही हैं उन चीज़ों को. अगेन आई टेल यू, जब मैंने ज्वाइन किया तो हमारे सिस्टम्स वर ऑल इन बैड शेप. अगेन जो ICT लैब थी, तो पहला चैलेंज ये था कि कंप्यूटर सिस्टम ठीक किए जाएं, बिकॉज प्रैक्टिकल वर्क नहीं हो रहा था. तो वी डिड दैट. हमने सबने मिल बैठ के, मेरा पूरा स्टाफ, मेरा ऑफिस, एवरीबडी इज सो एफिशिएंट और सारा साथ देते हैं, सबका साथ है तभी आप कर पाते हैं. तो सबने हमने वो पहले तो अपना ICT लैब दुरुस्त करी, उसमें बच्चों का वो सारा प्रैक्टिकल वर्क शुरू करवाया. उसके बाद एक हमारा टेलीकॉम ट्रेड था, उसमें हमारे बड़ा सा एक स्क्रीन था. जब मैं पहली बार गई तो मुझे लगा वाई नॉट, कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है कि हमारे मैक्सिमम जगह पे हमारे वी हैव बिग हॉल्स, तो इतने बड़े बड़े स्क्रीन जब लगेंगे और बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ेंगे, कितना अच्छा लगेगा. और कहते हैं ना कि अगर आप एक कदम एक अच्छे के लिए बढ़ाओ या सोच अच्छी रखो तो ऊपर वाला आपका पूरी शिद्दत से, वो शाहरुख खान जी का वाला डायलॉग मुझे याद नहीं आ रहा, चीज़ को शिद्दत से चाहें तो खुदा भी उसे आपसे मिला देता है. यस, तो वो हर तरह से वो अभी तक हो रहा है मेरे साथ. तो 22 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमें अप्रोच किया गया कि आपके पास अगर स्पेस है तो सफिशिएंट है तो हम वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस आपको देना चाहते हैं. तो नाउ वी हैव एट द टाइम, आई विल टेल यू, 6 स्मार्ट क्लासरूम्स हैं. और उन स्मार्ट क्लासरूम्स में वी हैव ऑल द क्लासरूम्स विद इंटरनेट फैसिलिटीज़ एंड छठी से लेकर 12 तक हम टाइम टेबल में उनको इंक्लूड किया है. एंड वी टेक द स्टूडेंट्स टू द क्लासरूम्स एंड वो बच्चे पढ़ रहे हैं स्मार्ट क्लासरूम से. टीचर्स की स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं. यस, डेवलप हो रही हैं. हमने जैसे स्मार्ट क्लास, ऑफ कोर्स जो चॉक एंड ब्लैक बोर्ड का रिश्ता है ना टीचर का, उसके साथ उसको तो नोबडी कैन रिप्लेस, बट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम. और बच्चों की ये हर चीज़, मैं तो अपने टीचर्स को, अपने मैम्स को, सर्स को, सबको बोलती हूँ कि जिनका थोड़ा हाथ अभी हल्का भी है, कमज़ोर है इसमें, उसको भी वी शुड गेट इट, यू नो. हमने हर जगह जो भी मांगता है मैं उनको, आई अरेंज देम विद द सिस्टम, विद द कंप्यूटर्स, कि आप इवन स्टाफ रूम के लिए मेरी अभी रिक्वायरमेंट आई है, लेडी स्टाफ रूम से आई है कि हमें मैम एक सिस्टम यहाँ पे रखवा दीजिए. तो हम ट्राई माई लेवल बेस्ट और जल्दी ही उनके इसमें हम सिस्टम रखेंगे ताकि वो खुद अपना काम करें और ज़माने के साथ चलें. और बच्चे तो मेरे दे आर वेरी एक्सपर्ट नाउ. बहुत कुछ किया है आपने स्कूल के लिए और आपके बच्चे बहुत सारी जगहों पर जाकर प्राइज़ भी लेकर आए हैं. जी. आप बता रहे थे कि आपका स्कूल वो पहला है जिसने ये कार्य किया है. आप अपनी ज़ुबानी बताएं तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा. बहुत सारी चीज़ें जो हम पहली जो शुरुआत कर रहे हैं, एक बड़ी अच्छी शुरुआत जो मैंने की है पिछले वर्ष से, वो है बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द मंथ टू द स्टूडेंट, ऑलराउंडर स्टूडेंट के लिए. वो कंसेप्ट आया मुझे मेरे बच्चे के स्कूल से, जब वो स्कूल में पढ़ता था. प्राइवेट स्कूल्स में ये वो बच्चे को हर महीने, जो बच्चा ऑलराउंडर है, पढ़ाई में अच्छा है, खेले में अच्छा है, डिसिप्लिन अच्छा है, तो उस बच्चे को बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द मंथ दिया जाता था. मैंने उसे एक कदम और आगे क्या किया, उस बच्चे को सर्टिफिकेट तो हम देते हैं, साथ में उसकी फोटोग्राफ्स हैं. एक मेरे ऑफिस के बाहर डिस्प्ले बोर्ड पे रहती है पूरा महीना और एक उसके क्लासरूम में रहती है.
तो उससे क्या होता है कि बच्चे को पूरा महीने के लिए अपने क्लासरूम में भी अपनी फ़ोटो है, बाहर भी है, एंड उनमें इतना फ़र्क देखने को मिला 1 साल के अंदर अंदर। बच्चों में होड़ होती है कि नहीं, अगर 1-2 दिन ऊपर हो जाए कि अनाउंस नहीं हुआ कि इस महीने का बेस्ट स्टूडेंट कौन है, तो मैसेजेस लग पड़ते आने, या डायरेक्ट दे कम टू मी। मैंने बच्चों को ओपन रखा है, दे कैन वॉक इनटू माय ऑफिस एट एनी टाइम विद एनी प्रॉब्लम। ओके, तो वो आते हैं कि मैम इस बार कब मिलेगा हमें बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द मंथ। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड आपको मैं ये बताना चाहूँ, हमारे यहाँ पे रिसेंटली 2 मई को पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी जो होती है हमारी एमपीज की, ऑनरेबल एमपीज, दे विजिटेड माय स्कूल बिकॉज पीएमसी स्कूल के लिए उन्होंने आना था। तो उन्होंने इस चीज़ को इतना अप्रिशिएट किया कि बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द मंथ जो है वो बच्चे में कॉन्फिडेंस और एनकरेजमेंट, क्यूरियोसिटी, बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। तो उन्होंने हमारे डायरेक्टर सर को रादर बोला भी कि सर इसको अपनी पूरी स्टेट में शुरू करिए, सो दिस विल एनकरेज द स्टूडेंट्स। दूसरी बात जो विद्यालय में शुरू की है वो हमने एक हाइड्रोपोनिक्स गार्डन शुरू किया। हर्बल गार्डन, किचन गार्डन, वो तो चलता ही है। उसके लिए हमें टाइम टू टाइम फंड्स वी कीप गेटिंग, है ना। तो उसमें हम मिड डे मील के लिए हम ग्रो करते हैं सब्जियां, स्पाइसेस, है ना। फिर एक हाइड्रोपोनिक्स का कंसेप्ट, बिकॉज मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड की हूँ, तो लगा कि जगह कम है जहाँ पे हम इतने सारी खेती कर सकें, तो ये थोड़ी सी जगह पे सॉइललेस फार्मिंग बोल सकते हैं, पानी और केमिकल्स की हेल्प के साथ हमने एक ये अभी छोटे लेवल पे शुरू किया है एंड सक्सेसफुल हो गया है। तो इसके बाद अगर हो गया तो हम लार्ज स्केल पे करेंगे, और वो एक नई शुरुआत हाइड्रोपोनिक्स की वही है कि करके बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, नई चीज़ें जो हैं स्कूल में हमारी कोई हमने कराटे शुरू करे फॉर द गर्ल्स, सो दैट उनको सिक्योरिटी, सेफ्टी, कराटे की क्लासेस शुरू कर रखी हैं। मैंने बॉक्सिंग की क्लासेस शुरू कर रखी हैं, म्यूज़िक की क्लासेस शुरू कर रखी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को। सो वी मैनेज द टाइम इन सच अ वे कि मॉर्निंग असेंबली से पहले एक क्लास रख ली, कराटे की रख ली, लंच टाइम में हमारा बॉक्सिंग का शाम को रखा है, और लंच टाइम में म्यूजिक की क्लासेस हम कर रहे हैं बच्चों के लिए। अब आपके ऊपर आना चाहेंगे, फिर से कहते हैं धन को कोई चुरा सकता है चोर, लेकिन जो शिक्षा रूपी धन है उसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता। और इसी ज्ञान की वजह से आप केबीसी में भी गई, कैसा अनुभव रहा, कैसे मौका मिला, और ये सोच कैसे आई कि चलो यहाँ पर ट्राई किया जाए? हाँ, केबीसी की बात अभी भी जब भी कोई करता है, ऑल्दो ये बड़ी पुरानी बात होगी, 2013 जनवरी में मैं गई थी। और वो एकदम एक बात, सबसे पहली बात ये थी कि मैं शुरू से ही डाई हार्ड फैन ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन। वो कोई भी कौन नहीं होगा, सभी उनके फ़ैन हैं। एक चीज़ होती थी कि वहाँ पहुँचना। दूसरा जो ये एक पता नहीं क्यों अंदर से एक कॉन्फिडेंस होता था कि जाऊंगी, मैं पहुंचूंगी वहाँ पे। एवरी टाइम आई यूज्ड टू ट्राई, जवाब देने हैं, आंसर, क्वेश्चन आंसर जो आते थे हम करते थे। और इस बार भी ट्राई किया तो आई गॉट अ कॉल, बिकॉज अगेन इट्स नॉट दैट ईजी। जो लोग केबीसी में पहुँचे हैं तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वी हैव टू गो थ्रू दोज ऑडिशंस एंड योर जीके टेस्ट और एवरीथिंग। तो आई रीच्ड केबीसी के सेट वे, वहाँ पे फास्टेस्ट फिंगर में भी पहली बारी में ही मेरा नंबर आ गया। सो आई रीच देयर, एंड अगेन बिकॉज यहाँ पे वही बात आती है, उस टाइम का जो थीम था, केबीसी 6 था ये सीजन, उसमें था आपका ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। तो वो हक मुझे मिला वहाँ पहुँच कर। अच्छी खासी धनराशि उस वक्त आप लेकर आई। हाँ, मतलब अच्छी खासी बोल सकते हैं। अमिताभ बच्चन सर ने भी बोला था कि आप अच्छा जीत रहे हैं, अब आप गलती मत करिएगा कोई। 12.5 लाख जो है वो वहाँ से मैं जीत के आई थी। और हाँ, मतलब अपना ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा काम आता है। जी, स्कूल में अक्सर सरकार की भी ये कोशिश रहती है और स्कूल वालों की भी कोशिश रहती है कि जो ड्रॉप आउट है वो कम किया जाए, ख़ास तौर से लड़कियों का। तो उसे कम करने के लिए आप अपने स्तर पर क्या कुछ कर रही हैं? हमने इस बार अगेन एक नई पहल ये भी शुरू की जी, और मैं बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार हम अपने स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। नॉर्मली क्या होता है, सरकारी स्कूलों में हर साल ईयर वाइज ईयर एनरोलमेंट की जो संख्या है बच्चों की वो कम होती जा रही है जी। अब कारण बहुत सारे हैं, उसके लिए हमने जड़ तक पहुंचने के लिए मैंने जैसे आपको कहा, बच्चियों के लिए तो स्पेशली ये किया कि उनके लिए बहुत सारी अट्रैक्शंस जी विद्यालय में। सबसे पहली अट्रैक्शन तो हमने क्या रखी है, अपना जो वातावरण है ना विद्यालय का, स्कूल का, दैट इज़ अ वाइब्रेंट वातावरण है, एक एम्बियंस बहुत अच्छी रखी है, खुशनुमा माहौल रखा है। दूसरी बात, बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें उनको एंगेज करने के लिए, जो कि बाकी स्कूल में उनको नहीं अगर मिल रही हैं तो वो आएंगे, टू में ये हो रहा है, दे विल कम। तीसरी बात, हमने
एडमिशन शुरू होने से पहले जी। हमने इस बार पूरा अपना प्रिंटिंग मटेरियल प्रिंट करके फ्लैक्सेस बनाकर जो जो स्कूल में पीएमश्री के अंडर जो हम उनको फैसिलिटीज सुविधाएं प्रोवाइड करने वाले जी। हैं, वो सारा मटेरियल इकट्ठा करके हमने गांव-गांव जाना शुरू किया. जी। I with my team we went to the nearby villages जी। and thanks to my nearby village के जो प्रधान जी हैं, हमारी SMC बहुत अच्छी है, SMC की प्रधान है, उनके एडवाइजर्स हैं, मेंबर्स हैं, ऑल आर टुगेदर. जी। तो हम सारे गए और हमने वहाँ जाके उनको PPT प्रेजेंटेशन दिखाई, उनको बताया और बहुत सारे लोग आए. और इस बार हमारे 35 स्टूडेंट्स, 35 आउट ऑफ एट प्रेजेंट मेरी अटेंडेंस जो है वो 356 है. 356 में से 35 बच्चे प्राइवेट स्कूल से आए हैं. जी, हम कई बार देखते हैं जैसे जो वर्किंग हैं पेरेंट्स, जिसमें फादर भी वर्किंग है, मदर भी वर्किंग है, तो घर का काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ऐसे में हम किसी ना किसी को घर पे रख लेते हैं, मेड रख लेंगे. तो कई बार हम देखते हैं कि बच्चे छोटे होते हैं, वो अपनी पढ़ाई छोड़कर काम में लग जाते हैं. तो ऐसे पेरेंट्स की सोच को बदलने के लिए या ऐसे बच्चों को और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो पढ़ाई के लिए जो उत्सुकता उनमें होनी चाहिए या रुचि उनके अंदर होनी चाहिए वो पैदा हो, आप क्या सोचती हैं ऐसे पेरेंट्स के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैं पर्सनली उसके लिए तो हम पर्सनली पेरेंट्स को बुलाकर उनको समझाया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है कि जैसे आप लोगों के घर में भी काम कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची भी इस तरह से पूरा टाइम ऐसे काम करे? जी। और आई टेल यू, ऐसा चेंज बहुत है, बहुत चेंज है. मेरे पास बहुत सारे बच्चे लेबर क्लास के भी हैं जो सुबह काम करके शाम को घर में उन्होंने खाना बनाना है उसका. लेकिन उनकी बच्चियों के लिए या उनको जैसे एडमिशन की बात हो रही थी, मैं आपको बताऊं, जब हम गांव में गए तो एक पेरेंट खड़े हुए कि मैम आप थोड़ा सा लेट हो गए 1-2 दिन, मैंने प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे की एडमिशन करवा दी. तो मैंने बोला कि यू कम मेरे स्कूल आइए, आई विल बेयर द एक्सपेंसेस फॉर दैट. क्या ड्रेस लेनी पड़ेगी, हमने स्मार्ट वर्दी शुरू की है अपने विद्यालय में, तो आपको सब कुछ मैं लेके दूंगी, आप प्लीज़ बच्चे को ले आइए. और उसी तरह से हम पेरेंट्स को, जो लेबर क्लास है, उनको बुलाकर मैं पर्सनली 1-to-1 बात करती हूँ. और बताना नहीं चाहिए, जैसे कहते हैं अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो अगर बाएं हाथ से काम करो दाएं को पता नहीं चलना चाहिए. बट पर्सनली आई टेक केयर ऑफ इट कि अगर कोई फीस नहीं दे पा रहा है, पर्सनली आई कीप डूइंग ऑल दैट. तो इवन माई स्टाफ ऑल्सो, सभी बहुत हेल्पफुल हैं. तो बच्चे बहुत आते हैं, ऐसे बहुत आ रहे हैं. तो हम उन पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी, मैं मदर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि जैसे मेरी माँ की सोच थी और जैसे अब मेरी सोच है कि और शिक्षा, एक बार शिक्षा बच्चा ले ले, फिर वो जो मर्जी काम करे, काम कोई भी छोटा नहीं है. घर का काम कर रहे हैं वो छोटा नहीं है, लेकिन शिक्षित होना ज़रूरी है. जी, तो पहले बेसिक शिक्षा जरूर दें वो बच्चों को. आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप साझा करना चाहें हमारे साथ, क्योंकि कई बार बहुत मुश्किल मोड़ आते हैं और उसमें डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है. तो कई बार तो ये होता है कि अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास कोई फॉर्म आता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आता है, आपने साइन करना है, आपको पता ही नहीं कि इसमें है क्या, तो आप साइन कैसे करोगे? तो कोई ऐसी सिचुएशन आपके पास आई जिसमें आपकी पढ़ाई ने आपकी काफ़ी मदद की हो? अभी ताज़ा एक एक्सपीरियंस लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ. मेरे हस्बैंड को कार्डियक अरेस्ट हुआ. जी. तो क्योंकि पढ़ी लिखी थी, गाड़ी चलाने आती थी और आई कुड टॉक टू द डॉक्टर, बायोलॉजी बैकग्राउंड थी तो मालूम पड़ गया क्या हुआ. आई कुड सेव हिम, आई कुड टेक द डिसीजन. एक्चुअली शिक्षा से आपको अपने फैसले लेने की ताकत आती है, आत्मविश्वास आता है, दूसरा इंसान आपकी बात सुनता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, समझ विकसित हो जाती है. हाँ, समझ विकसित हो जाती है. मेरे इन लॉज हैं, मेरे मदर लॉ, फादर लॉ, जब उनको पता चला, हमने काफ़ी लेट बताया उनको कि ये सब हो लिया, ठीक होके घर आ लिए, तब बताया, क्योंकि वो दूर रहते हैं, पठानकोट में रहते हैं. जी. तो उनको पता चलेगा. मेरी माता, मदर इन लॉ जो है माता श्री, वो तो शी इज़ टू सेंसिटिव, उनको पता चलता उनको कहीं अटैक आ जाएगा, तो हमने नहीं बताया उन्हें. लेकिन जब उनको बताया तो शी कुड टेल मी कि बेटा तू थी तो मेरा बच्चा बच गया. बिकॉज यहाँ पे भी डिसीजन लेना था, IGMC में डिसीजन लेना था, क्या करना चाहिए, ज्योग्राफी होनी है, स्टंट पढ़ना है. देन आई टुक हिम टू चंडीगढ़, वहाँ करवाया. तो ये एक बहुत, ये यहाँ पे मुझे लगा कि मेरे शिक्षित होने का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे तब मिला. बिल्कुल, सबसे बड़ा फ़ायदा. बाकी तो जी, हमारी ज़िंदगी में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं और बहुत से लोगों का व्यक्तित्व जो है इतना प्रभावशाली होता है कि एक छाप छोड़ जाता है हमारे दिमाग पर, हमारे दिल पर. कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर गई हो और उन चीज़ों को आप भी अपनाना चाहें? अब एक नहीं है, बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं. सबसे पहले ऑफ कोर्स माय मदर. जी. ओके, उनका प्रभाव तो थ्रू आउट रहता है हमेशा, वो हर बच्चे के लिए रहता है. पर कुछ ही चीज़ों में
मैं सबको बताती हूँ, बच्चों को, अपने हस्बैंड को, बेटे को, कि वो उस समय इतनी एडवांस सोच वाली थी। जी। तो एक तो फ्लेक्सिबिलिटी, थॉट्स में एडवांसमेंट और एडवांसमेंट प्लस अकॉर्डिंग टू समय के हिसाब से कैसे आपने एडजस्ट होना, फ्लेक्सिबल रहना है, जी। वो चीज़ उनसे सीखी। उसके बाद ऑफ कोर्स जैसे बड़े भैया, बड़े भाभी, मेरी भाभी वाज आल्सो प्रोफेसर इन MBA, बट शी वाज सो सिंपल टन। जी। और बाकी अपने भाई बहन जो पढ़े लिखे हैं सारे, उनको देख देख के जो चीज़ें इम्बाइब की। उसके बाद बाहर की दुनिया में देखो, माया की दुनिया में देखो, अमिताभ बच्चन जैसे मैंने कहा शुरू से थे। अब अमिताभ बच्चन सर से मिलकर ऐसे लगा जिस मुकाम पे वो हैं, इतनी ह्यूमिलिटी। कई बार अभी भी अगर कभी कुछ छोटा सा मतलब लेश मात्र भी कहीं घमंड आने लगे ना, तो लगता है कि आप क्या हो, आप कुछ भी नहीं हो। इतने बड़े बड़े लोग जो इतने मुकाम हासिल किए हैं, वो इतने ग्राउंड टू अर्थ हैं। ह्यूमिलिटी, नॉलेजेबल एंड ऑफ कोर्स पर्सनैलिटी, हाउ टू लव योर सेल्फ, दैट मुझे अपनी मम्मी से सीखा मैंने। जी। वो गांव का घर का काम करके सारा, भैंसें होती थी, गाय होती थी, सारा काम करके शाम दिन के टाइम उन्होंने बैठना है और पूरा मेकअप करके तैयार होके अच्छे से, है ना। तो बड़ा बढ़िया कि अब बिकॉज मैं पर्सनली सोचती हूँ जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से नहीं कर सकता। डॉक्टर रशिमा राणा, आप कार्यक्रम में आई और अपने अनुभव आपने हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहेंगे, आप देख रहे हैं DD हिमाचल कार्यक्रम, जिसे आप फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। अब मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाज़त।